स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार। स्वराज मिशन के पीपी शो में पुनः काफ़ी एक अरसे के बाद आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि पीपी शो में विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन के बारे में, उनके संघर्षों की कहानी उन्हीं के ज़बानी हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और हमारा ये बातें पहुंचाने का सिर्फ एक मतलब होता है कि जो विशिष्ट व्यक्ति होता है वो ऐसे ही विशिष्ट नहीं बनता है, उसने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष किए रहते हैं, ताकि आज की पीढ़ी को ये समझ में आए कि छोटी छोटी बातों से डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, जो सुसाइड नहीं कर लेना चाहिए, और किस तरह से जीवन के पथ में आगे बढ़ना चाहिए, ये हमें ऐसे साक्षात्कार से सीखने मिलता है। तो आज हम स्वागत करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सीएसआईसीटी के चेयरमैन राजीव अग्रवाल जी का। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रकाश पंत जी। राजीव जी, शुरुआत जैसे कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि पीपी शो के बारे में कि हमारा किस जो थीम है वो किस चीज़ पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं आपके बचपन से कि अ, आप जिस फील्ड में हैं, व्यापार के और राजनीति के, तो बचपन में राजीव कैसे थे? आपका जन्म कहाँ हुआ था से लेके आपका एजुकेशन कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्या परिस्थितियाँ थी, थोड़ा आप दर्शकों को बताइए। मेरा जन्म तो चंदोसी में हुआ था, नाना के घर। मेरे नाना जी रेलवे में थे, माल बाबू थे, और वो उस समय चंदोसी में उनकी पोस्टिंग थी, तो उन्हीं के घर मेरा जन्म हुआ था। मेरा बाल्यकाल और कहना चाहिए बचपन ग्वालियर में बीता। पिताजी के जो व्यापार थे वो स्वतंत्रता संग्राम में उनके सबके लगने के कारण हमारे पूरे परिवार के, हमारे बाबा, हमारी बड़ी माँ, सबके लगने के कारण पूरा व्यापार बर्बाद हो गया था। उसके बाद वो ग्वालियर में आकर के उन्होंने ग्वालियर रेल में नौकरी करी, लेकिन चूंकि बहुत बहुत बड़े व्यापारी थे और 51 या 52 में वो ग्वालियर आए थे, 61 में वो पूरी तरह मेंटली पेशेंट हो गए। 50 मेरे जन्म के पहले इस बाद में ही उनका और ज़्यादा मानसिक असंतुलन बिगड़ने लगा था, लेकिन 61 आते आते पूरा मेंटली पेशेंट हो गए। और उसके बाद उन्होंने कोई भी काम किया नहीं, वो घर में ही रहे। हमारी माँ ने उसको संभाला। हमारी माँ उस समय बहुत कम पढ़ी थी, खाली 5वीं क्लास तक पढ़ी थी। उन्होंने आगे पढ़ाई करी और फिर वो टीचर हुई ग्वालियर में, और आखिरी समय तक वो टीचर रहीं। तो उन्हीं संघर्षों में मेरा बचपन बीता। बचपन में मैंने सारे काम किए, हालांकि हमारी माँ बहुत दुखी होती थी। मैंने सर पे टोकरी में रखकर बेर बेचे, झोली में डाल के मूंगफली बेची, चने उबाल के बेचे, फलों के ठेले लगाए। जो काम से मुझको आय हो सकती थी, परिवार का पालन हो सकता था, वो काम मैंने सब किया। और साथ के साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी चालू रखी। ग्वालियर से मैंने हायर सेकेंडरी की। मेरे चाचा जी देवेंद्र स्वरूप जी, वो संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, काफ़ी समय तक वो प्रचारक रहे। और उसके बाद वो जो मुख्य पत्र आता है संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, पांचजन्य, उसके भी वो 2-2 3 3 बार संपादक बने। और दीनदयाल शोध संस्थान जो है उसके भी वो उपाध्यक्ष रहे। ही वॉज द थिंक टैंक ऑफ आरएसएस। तो मैं उनके पास चला गया। हमारी एक बुआ थी इलाहाबाद में, प्रयागराज में। फूफा जी भी हमारे प्रचारक रहे थे और विद्यार्थी परिषद की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो बुआ जी की चूंकि ससुराल ग्वालियर में ही थी, वो अपने ससुराल आई थी, और अचानक से वो उनको फल, अपने भाई के यहाँ जाना था, मतलब हमारे यहाँ आना था, और वो फल खरीदने के लिए वो मेरे ही ठेले पे आ गई। तो वो तो उस समय नहीं पहचानी, कि उनको तो ये, उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उनका भतीजा इस टाइप मिलेगा। लेकिन मेरे को जब उन्होंने देखा, तब उन्होंने हमारे चाचा जी को कहा, नहीं भाई, जो राजीव जो है
और इस टाइप के से करके कर रहा है, तुमको ध्यान देना चाहिए। तो फिर मैं ग्वालियर से दिल्ली गया और दिल्ली में ही चाचा जी के पास रह करके मैंने ग्रेजुएशन की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और नौकरी की। फिर वहाँ से बम्बई चला गया, बम्बई में फिर कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा लिया ग्रेजुएशन के बाद और मेरा जो प्रोफेशनल जीवन है कंप्यूटर से प्रारंभ हुआ। कंप्यूटर प्रोग्रामर रहा, उसके बाद फिर एक टेक्सटाइल मिल में मेरे सेल्स मैनेजर की सर्विस लग गई, वहाँ से फिर मैं मार्केटिंग मैनेजर हो गया और वहाँ से रायपुर आकर के कपड़े का खुद का व्यवसाय प्रारंभ किया। 91 में मैं रियल एस्टेट में आ गया और हमारे चूंकि ब्लड में, हमारे खून में ही राजनीति थी, क्योंकि हमारा पूरा परिवार का परिवेश ही जो है ना पॉलिटिकल था। मेरे मतलब पर बाबा वो पॉलिटिशियन थे, फिर हमारे बाबा लोग पॉलिटिशियन, फिर हमारे पिताजी, हमारे चाचा सब। तो घर का परिवेश हमने, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो जब मैंने खोली तो घर का जो परिवेश था वो संगमय था पूरा। तो वो हमारे अंदर पूरा कूट कूट के भरा हुआ है। और इसीलिए मैं जब 71 में जब वो चुनाव लड़े अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से, तो मैंने वहाँ से अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करी और फिर आपातकाल में भी काफ़ी सक्रिय रहा वहाँ पर अरुण जेटली जी के साथ। अरुण जेटली जी हमारे अध्यक्ष थे दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनियन के, स्टूडेंट यूनियन के, उनके साथ काम किया वहाँ पर। और फिर चूँकि बम्बई जाना पड़ा तो थोड़े समय के लिए मेरी राजनीति छूटी, लेकिन फिर राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गया मैं यहाँ पर आकर के। मतलब राजनीति चूंकि आपके कहा जाए कि खून में थी या आपके परिवेश में ही थी, जो आपने जब आपने आँख खोली इस ब्रह्मांड में, जब आपने पदार्पण किया, तब से आप राजनीति देख रहे थे, उस परिवार से थे। और मुझे लगता है यही प्रेरणा थी जो आपके विरासत जो आपको मिली राजनीति की तरफ जाने के लिए। लेकिन एक बार आपने बताया कि आप बॉम्बे से रायपुर आए। बॉम्बे से रायपुर कैसे? आदमी बड़े सिटी से छोटी सिटी में कभी नहीं जाता है, नॉर्मली देखा जाता है कि छोटी सिटी से बड़ी सिटी में जाता है, तो ये कैसे हुआ? नहीं, मेरे को व्यापार करना था। अब व्यापार बॉम्बे में प्रारंभ करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता थी। तो मैं जिस कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था, उसी कंपनी के एक व्यापारी ने यहाँ पे 12 लाख रुपए लेकर के बैठ गए थे, तो मैं उसकी वसूली के लिए आया। 1 महीना रहा यहाँ पे होटल मयूरा में, और मैं एक्चुअली में बसना चाहता था जयपुर सिटी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। कोटा में मेरी छोटी बहन भी थी, ग्वालियर में हमारे और भी सब पूरे परिवार के मेरी बहन वगैरह थी, और जयपुर उससे एकदम पास में। लेकिन कहते हैं ना, कहीं का दाना पानी जहाँ का लिखा होता है व्यक्ति वहीं जाता है। तो यहाँ का था, कुछ कर्ज था हमारे ऊपर, उसको चुकाना था, छत्तीसगढ़ का। तो 1 महीना में पूरा घुमा, पूरा महाकौशल घुमा, पूरा उड़ीसा घुमा और काफ़ी रिकवरी लेके गया वहाँ पर। पूरी रिकवरी तो नहीं हो पाई थी। तो ऐसे ही उनके जो एमडी थे घनश्याम दास बागड़ी, मुझसे एक दिन पूछे जब मैं यहाँ से गया, राजीव आर यू रेडी टू गो रायपुर? मैंने कहा व्हाई नॉट, व्हेन यू विल प्रोसीड? टुडे सर। हाउ मच यू रिक्वायर्ड? ओनली 20,000 रुपीज। 20,000 इज सफिशिएंट फॉर यू? यस, डोंट बॉदर। और करके मैं यहाँ आ गया। मतलब मेरी जीवा पे सरस्वती आके बैठी हुई थी कि वो जो पूछ रहे थे वो अपना मेरे बिना सोचे समझे मेरे से मुंह से निकल रहा था, और लेकर के आया। तो रायपुर आने के बाद आपने व्यापार शुरू किया और अरुण जेटली जी के साथ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उस समय आपने राजनीति भी शुरू कर दी। तो इसके बाद तो जब नई जगह जब जाता है आदमी, तो कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कहीं बस जाना। और जो आज आपने मुकाम हासिल, एम्पायर बनाया है, तो ये थोड़ा सा दर्शकों को बताया कि जो आपको लगे कि उचित बताने लायक है कि क्या बहुत से चैलेंजेस आए होंगे, कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में जो आप कभी बोल ही नहीं सकते। देखिए, पहली बात तो ये है, गीता में कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं इस लाइन का अनुसरण करता हूँ कि कर्म करना, समर्पित भाव से करना और फल की इच्छा नहीं करना।
लेकिन राजनीति में कोई साधु सन्यासी तो आते नहीं है, कोई साधु संत बनने तो आते नहीं है। महत्वाकांक्षा तो होती है, मेरी भी महत्वाकांक्षा है। मैंने कभी नहीं बताया कि मैं अरुण जेटली जी के साथ था, मैं उनके साथ था, वो था, चर्चा में आ जाती है ये सब बातें, या मेरे फोटोग्राफ शो करते हैं वो बातें। लेकिन यहाँ पे मैं जब आया तो मैंने एक वार्ड की कार्यकारिणी मंडल अध्यक्ष के रूप में मैंने यहाँ पे शुरू किया। पार्टी ने सबसे पहले मेरे को 89 के अंदर 89 के अंदर 45 बूथ का संचालन दिया, और वो ऐसी जगह पे दिया जहाँ पे पार्टी का भी जीतती नहीं थी, तेलीबांधा क्षेत्र, वहां से हम जीत करके आए। उसके बाद 90 के चुनाव में पार्टी ने मुझको 45 से सीधे 105 बूथ का काम दिया, वहां से हमने लीड दिलाई ब्रिजमोहन को, ब्रिजमोहन जी जीते वहां पर। और ऐसे इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते चले गए, और फिर मंडलाध्यक्ष बना। मंडलाध्यक्ष के बाद मैं जिले की बॉडी में आया, फिर मध्य प्रदेश के टाइम पे मैं व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रदेश मंत्री बना, प्रदेश का महामंत्री बना, और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लगातार मैं स्टेट वर्किंग कमेटी में रहा। 2 बार मैं जिलाध्यक्ष रहा, करीब 8.5 साल 7 महीने में जिलाध्यक्ष रहा रायपुर का। इसके अलावा भी 98 में मेरे को चुनाव संचालन की जिम्मेदारी मिली कसडोल की। कसडोल विधानसभा भी ऐसी थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी। जब से वो विधानसभा बनी, पहली बार हम लोग जीते, और अच्छे मतों से जीते। हम पूरे 90 विधानसभा में हमारी सेकंड पोजीशन थी, 24,000 से अधिक मतों से हम लोग लीड करके आए। उसके बाद फिर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का मैंने प्रभारी के रूप में डोंगरगांव जाकर के संभाला। तो पार्टी ने ज़्यादा मेरे को जिम्मेदारी दी, मैं वहाँ गया। पार्टी ने और पूरे समर्पित, ये खाली जाना नहीं, रिजल्ट देना है ना। एक तो आ रहा है कि पार्टी भेज रही है, आप अनमने मन से जा रहे हो, कर रहे हो कि भाई पार्टी ने बोला है तो, और एक समर्पित भाव से जाना, काम करना, ग्राउंड लेवल पे काम करना। मेरे को फिर दुर्ग जिले में भेजे। दुर्ग जिले में भी केवल पहले एक विधानसभा दी है मेरे को। जब यहाँ पे रिपोर्ट आई कि भाई ये तो बूथ स्तर पे उतर गया व्यक्ति है, बूथ स्तर के बैठ के ले रहा है, तो अरुण साहब जी थे, यार गलत वो हो गया हमसे डिसीजन। तुरंत मेरे को जिले का प्रभारी बनाया, और जिले का प्रभारी देखिए, दुर्ग में 5 विधानसभाएं, जिसमें हमारे पास में एक भी विधायक नहीं था, है ना। आज 5 में से 4 विधायक बीजेपी के हैं, और एक जो हम हारे हैं वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र हारे। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे वो 27,000 मतों से जीते थे, और एज ए मुख्यमंत्री उससे ज्यादा लीड करना था तो 19,000 मतों से जीत पाए। और वो पूरे प्रदेश का दौरा करते थे, और रात को हॉल्टिंग जो उनकी होती थी वो अपने क्षेत्र में पाटन में होती थी। 5-5 हेलीपैड बना के रखे थे वो। तो इससे मालूम पड़ता है कि हम लोगों ने हमने कृषि मंत्री को हराया साझा से, हमने गृह मंत्री को हराया दुर्ग ग्रामीण से, हमने मोतीलाल वोरा जी के लड़के को हराया दुर्ग शहर से, हमने अहिवारा में हम लोगों ने लीड की, वहाँ से इनके तो वो थे, क्या नाम है, विजय गुरु का लड़का रुद्र कुमार था जहाँ से विधायक, और पीएचई मंत्री था। तो हमने मंत्रियों को हराया वहाँ पर। और लोकसभा में भी हमने पिछली बार जब हम 2019 में जीते थे तो 2,91,000 से जीते थे। इस बार हम वहाँ पे 4,38,000 मतों से जीते। और अभी उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव हुए, हम सभी नगरीय निकाय जीते, एक भी हम लोग हारे नहीं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हम पूरे के पूरे जीते। तो ये पार्टी ने सोचा, उसके बाद में पार्टी विचार करते, हमारा तो वही है, काम करते रहो, समर्पित भाव से काम करो। और मैंने आपको बताया, मैंने टिकट भी मांगे, ऐसा नहीं है कि मैंने टिकट नहीं मांगे। मैंने 2003 में मांगा, लेकिन 2008 में और 2013 में तो मेरी पक्की दावेदारी थी। 2013 में तो एक तरीके से टिकट फाइनल भी हो चुका था, लेकिन कुछ जातीय समीकरण, कुछ ना कुछ रुकावटें आती, कटा। और पार्टी ने फिर मेरे को राजिम विधानसभा में चुनाव संचालन की जिम्मेदारी दी। तो राजिम जैसी सीट को भी हम चुनाव जिता के लाया, है ना। अमितेश शुक्ला को हराए, श्यामा चंद्र जी वहाँ पे है। हमको लोग बोल रहे थे कि बहुत कठिन सीट है, लेकिन वहाँ पे भी हम जीते। तो पार्टी ने जो भी मेरे को दायित्व दिया, उस दायित्व को पूरा करने का मैंने प्रयास किया। ये तो आपकी जो शुरुआती वक्तव्य से लगता है कि जो आपने गीता का एक श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपने हर उस मोर्चे पे, जैसे आपने बचपन से लेके अब तक की आपकी संघर्षों की कहानी सुनाई कि विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से आपको उत्तीर्ण होना है, वो आपके पास अनुभव है। और मुझे लगता है यही बचपन का अनुभव है जो आज आपके राजनीति में भी
काम आ रहा है और जो आपका राजनीतिक बैकग्राउंड था, अब आप एक बड़े महत्वपूर्ण निगम मंडल के अध्यक्ष बन चुके हैं, चेयरमैन बन चुके हैं। क्या लगता है कि कैसा रहेगा अब आने वाला, क्योंकि 1.5 साल ऑलरेडी निकल चुका है, अब आने वाले जो समय बचा है उसमें से 6 महीने तो अगले चुनाव में ही व्यस्तता हो जाती है। क्या विजन है आपका इसको लेके? देखिए, हमारे पास काम करने के लिए 2.5 से 3 साल है। हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी का एक बहुत बड़ा सपना है, और वो सपना यह है कि हम पूरे प्रदेश को औद्योगिक हब बनाएं, ताकि हमारे प्रदेश का जो राजस्व है वो बढ़े। दूसरा, हम अपने बच्चों को रोजगार दें। सरकारी नौकरियों में एक लिमिटेशंस हैं। अगर नौकरी देनी है, बच्चों को काम से लगाना है, तो हमको प्राइवेट सेक्टर्स ही है कि जो उपलब्ध करा सकता है, और प्राइवेट सेक्टर्स में हमारे पास उद्योग के अलावा कोई भी ऐसा नहीं बचा कि जहाँ पे हम रोजगार का सृजन कर सकें। छत्तीसगढ़ राज्य में सब चीज़ है उद्योगों के लिए। पानी है, बिजली है, जमीन भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कृषि आधारित उद्योगों को लगाने का बहुत बड़ी चांस है। हमारा जो बस्तर क्षेत्र है, वहाँ पे मक्का की बहुत अच्छी पैदावार है, वनोपज वहाँ पे बहुत होता है। उसी प्रकार सरगुजा साइड जाए तो टमाटर आदि हमारे वहाँ पे आजकल तो फलों की भी खेती वहाँ पे बहुत हो रही है, तो उनसे संबंधित हमारे वहाँ पे उद्योग लग सकते हैं। यदि हम महासमुंद बेल्ट में जाए, बागबारा साइड जाए, तो वहाँ पे हम टेक्सटाइल यूनिट्स लगा सकते हैं, जहाँ पे धागा बनाने के काम हो सकते हैं। हम कोर सेक्टर्स में भी जा सकते हैं। गढ़चिरौली जो हमारी सीमा है, राजनांदगांव की जो सीमा है, महाराष्ट्र की जो सीमा है, तो गढ़चिरौली में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन ओर निकला है। नेक्सलाइट्स की समस्या समाप्त हो रही है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत उज्जवल है, तो एक हम उसको भी हब बनाने जा रहे हैं। इसी पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम यहाँ पे दे रहे हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सेमीकंडक्टर कंपनी का भी भूमि पूजन हुआ है, और जो सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री लगने से छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, केवल भारत में नहीं, वैश्विक दुनिया में भारत छत्तीसगढ़ की पहचान बनेगी। इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर कंपनी आने से और भी जो कंपनियां हैं, मोबाइल बनाने वाली, ऑटोमोबाइल बनाने वाली, इस प्रकार की अनेक कंपनियां छत्तीसगढ़ में आएंगी, क्योंकि उनका जो मेन जो चीज़ है, जो खर्चा था, अभी मेनली सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट ज़्यादा होता है, जो चाइना से आता है, ताइवान से आता है, तो उस पर रोक लगेगी। हमारे यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ योजनाएं हैं, हम इसको फलीभूत करेंगे सब मुख्यमंत्री जी के साथ मिल करके, हमारे उद्योग मंत्री जी के साथ मिलके, वित्त मंत्री जी के साथ मिलके, और हमारे जो अभी उद्योग सचिव हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, रजत कुमार जी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। उद्योग नीति जो हमारी है, छत्तीसगढ़ की जो उद्योग नीति है, वो पूरे देश के अंदर नंबर 1 है। पहली बार है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,000 करोड़ का बजट, सब्सिडी बजट, वो अपने बजट में रखा है, और लगभग 450 करोड़ की सब्सिडी उद्योगपतियों को, जो पिछले 5 साल में कांग्रेस शासन में नहीं दी गई थी, वहां से रुकी भी थी, वो भी हमने इस बार उद्योगपतियों को दी है। तो उद्योगपतियों का विश्वास हमारी सरकार पर बढ़ा है, और आप देखिएगा तीव्र गति से यहाँ का विकास होगा। बहुत सी विकास योजनाओं के बारे में अभी विस्तार से राजीव जी ने बताया, और किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। पिछले 1.5 साल में 15 महीने हो चुके हैं, कैसे काम कर रही है सरकार, ये भी विस्तार से बताया। अब आगे का जो आपका विजन है राजीव जी, एक बड़ा मंडल के आप एक महत्वपूर्ण मंडल के अध्यक्ष बन गए हैं, अब इसके बाद क्या क्या अगले चुनाव में, इसके आगे कुछ आपकी सोच है, या अब आप पूरी तरह से जो मैनेजमेंट के, यूँ कहिए कि एक मैनेजमेंट किंग हो गए हैं कि आप जहाँ जाते हैं चुनाव जिता देते हैं, तो क्या आप पार्टी आपको संगठन के में एक महत्वपूर्ण पद पे, या फिर संगठन में आपको पार्टी
ज़्यादा तवज्जो देगी, या फिर अब चुनावी राजनीति में भी कुछ अवसर टटोल रहे हैं आने वाले चुनाव में? तो वो जिसमें जो जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी को निर्वहन करूंगा। 2014 के बाद से आप कितना परिवर्तन देखते हैं राजनीति और देश के विकास के परिप्रेक्ष्य में? बहुत बड़ा परिवर्तन है। परिवर्तन साफ साफ समझ में आता है। तिरंगा की ताकत समझ में आ रही है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक जाता है एक दिन के लिए। हमारे ही छात्रों को नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान और जो अन्य हमारे पड़ोसी देशों के छात्र वहां पे फंस गए थे उनको निकाला जाता है। दुनिया में कहीं पर भी युद्ध होता है, भारतीय फंसे होते हैं तो वहां से निकालने के लिए युद्ध रुकते हैं। हमको हवाई पट्टी दी जाती है हमारा प्लेन उतारने के लिए, वो टेक ऑफ करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी ताकत प्रधानमंत्री जी ने दी। हमने वो भी चीज देखी है कि प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए बाइडेन पीछे से आते हैं। हमने वो अभी अभी देखा है कि प्रधानमंत्री जी को कुर्सी खींच करके हमारे ट्रम्प को बैठालते हुए हमने देखा। पूरी दुनिया में हमने देखा कि चाइना और अमेरिका में कितना धुन चल रहा है, भारत के साथ ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया का शेयर मार्केट डाउन है, भारत का अप जा रहा है। तो ये एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी भारत संपन्न हो रहा है। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी रिजर्व बैंक कम कर रहा है। 25 पॉइंट 2 बार कम कर दिया। आज के पेपर में 50 पॉइंट भी कम करने का और आया है। तो ये एक क्या है, ये एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है। चारों तरफ विकास ही विकास चल रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बाहर के लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो भारत और शक्तिशाली तीनों चीज में। हालांकि शक्तिशाली संपन्न अटल जी के समय ही शुरू हो गया था जब परमाणु बम का हमने परीक्षण किया। मोदी जी ने उसमें 4 चांद लगाए हैं और अब ऐसा नहीं है कि कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। ये एक बहुत शक्तिशाली भारत बना है, आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है और विकसित भारत बनने की ओर है। जो हमारा मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक स्वप्न देखा है कि जब 2047 भारत अपनी आज़ादी की शताब्दी बनाए तो भारत पूर्ण विकसित हो, एक भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो। एक तरफ वैश्विक रूप से भारत बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ एक बहुत बड़ा चैलेंज गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार ने ले लिया है। नक्सलवाद क्या डेडलाइन कैसे कोई दे सकता है? 31 मार्च 2026। और जिस प्रकार से गतिविधियां शुरू हो रही हैं, 40 नक्सली, 50 नक्सली समर्पण कर रहे हैं, एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। ये मतलब ये इच्छा शक्ति जो है, ये क्या कोई एक लंबा विजन लेके चल रही है, या इसके पीछे बस्तर का विकास और छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ आज देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां आज तक आज़ादी के बाद कोई देश का गृह मंत्री बस्तर जैसे सेंसिटिव इलाके में रुका नहीं। आज गृह मंत्री आके वहां पे रुक रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं, लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। ये किस ओर जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़? ये क्या है कि छत्तीसगढ़, जो बस्तर के हमारे जो आदिवासी भाई हैं, क्या वो हमेशा गरीब ही रहे? क्या वो हमारे जो विकास हो रहा है, जो हमारी विकसित राज्य की कल्पना है, उसकी मुख्य धारा से पीछे ही रहे? ये तो संभव नहीं हो सकता, लंबे समय तक नहीं हो सकता। और हमने देखा है उन अनाथ बच्चों को जिनके माता पिता को नक्सलियों ने मार दिया। हमारी सरकार, डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार, उस समय उन बच्चों को लेके आई, प्रयास में रखा। उन बच्चों में से कितने लोग डॉक्टर बने हैं, कितने लोग इंजीनियर, मतलब वो प्रतिभाशाली तो हैं, है ना। सवाल केवल एक ये है कि उनको अवसर नहीं मिल रहा। तो नक्सलवाद के लिए, जब नक्सलवाद दूर होगा तो पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा, उसमें बस्तर का विकास होगा। आप बाहर जाइए, कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़। अरे छत्तीसगढ़ वो तो नक्सली प्रदेश है। उनको ये नहीं मालूम कि भाई एक छोटे से जिसमें है, बाकी तो इतना शांत प्रदेश है ये कि अन्य प्रदेश नहीं है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे उद्योगपति आना पसंद करते हैं, हर व्यापारी आना पसंद करते हैं, अन्य लोग आना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का शांत प्रदेश है। आम छत्तीसगढ़ी ना ज़्यादा उद्वेलित होता है, ना ज़्यादा लड़ाई झगड़े में पसंद करता है। तो
इसके कारण। और इसीलिए हमारे गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन दी है उसके अनुरूप हमारा कार्य हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी उसी के अनुरूप सब काम कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी कितनी बार बस्तर जा चुके हैं बैठक लेने के लिए, कल भी आए हैं वहाँ पर, कल भी आए हैं वहाँ पे, उन्होंने एक पूरा कैसे विकास होगा उसकी उन्होंने वहाँ पे रखी है गाथा पूरी की पूरी। हम वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल हब भी बनाने जा रहे हैं वहाँ पर, जो मैंने अभी आपको बताया इंडस्ट्रियल, वहाँ पे हम हब बनाने जा रहे हैं। तो वहाँ पर इतनी खनिज है, इतनी खनिज संपदा है, उसका यदि दोहन करेंगे और वो वहाँ पे विकास के काम में आएंगे तो आप देखेंगे चंद सालों में जो हमारा बस्तर है वो स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसके पीछे कोई कूटनीति है या कोई लालच है, अडानी को कुछ गिफ्ट देने की तैयारी चल रही है ताकि नक्सलवाद वहाँ जो आड़े आ रहा था, और साथ ही वैश्विक पटल की जो आपने, मैंने ये दो प्रश्न होंगे, वैश्विक पटल की जो आपने बात की तो विपक्ष कहता है कि खाली मीडियाबाजी चल रही है, मीडिया में बड़ी बड़ी बातें मोदी जी जाके करते हैं, ज़मीन पे ऐसे कोई स्थिति नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। हालांकि आपकी सरकार ने पेट्रोल को 1 रुपये कम किया है, 100 रुपये का फिगर देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या लगता है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है या फिर विपक्ष करना कुछ और चाहता है और बोल कुछ और रहा है? 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तब पेट्रोल का रेट क्या था, और जब 2014 में मनमोहन जी की सरकार गई उस समय पेट्रोल का रेट क्या था। अगर आप इसको तुलना कर लेंगे तो आपको लगेगा कि अभी 11 साल के बाद में मोदी जी ने पेट्रोल का रेट तो बढ़ाया ही नहीं। पिछले 3 साल से भारत में पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर हैं, है ना, पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर हैं। कितना भी दुनिया में उथल पुथल हो, चाहे रेट डाउन हो चाहे अप हो, लेकिन हमारे यहाँ सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है कि मैं बाजार जाऊंगा तो 500 रुपये में 5 लीटर मेरे को पेट्रोल मिल जाएगा। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि देश की जनता को मोदी जी ने एक कहना चाहिए उसको दे रखा है, मेंटली उसको जो है स्थिरता दे रखी है मोदी जी ने। महंगाई कहाँ है? अगर महंगाई होती तो रिजर्व बैंक रेट कम नहीं करता ब्याज के। फिर दूसरी चीज मेरे को आप चीज बताइए, 2014 में कितनी गाड़ियां थी आपके पास, आज कितनी गाड़ियां हैं? 2014 में आप साइकिल पर चलते थे, आज आपके पास बाइक है। तो ये ऐसी चल रही है क्या? तो आज 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बना के दे चुके हैं मोदी जी। घर घर नल जल योजना चल रही है हमारे। अभी उन्होंने दिया है कि आप सोलर लगाइए ऊपर छतों के ऊपर, आपकी बिजली मुफ्त हो जाएगी, बल्कि जो बचेगी उसको भी सरकार खरीदेगी। तो ये सारी योजना है और ये देश के लोगों को संपन्न बनाने के लिए योजना है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं मोदी जी चला रहे हैं। लेकिन विपक्ष को नहीं दिखता ये सब। विपक्ष तो हमेशा हमलावर रहता है, बोलता है कि बीजेपी सिर्फ झूठ फैला रही है, सिर्फ लोगों को एक चश्मा पहना दी है धर्म का, धर्म आधारित राजनीति करो, और लोगों को भ्रम में रखने का काम बीजेपी करती है। देखिए वो विपक्ष है, विपक्ष के जितने भी आय के साधन थे उन पर मोदी जी ने पेश कस दिया है। अगर ईमानदारी से छत्तीसगढ़ में 15 साल डॉक्टर रमन की सरकार के बाद जनता ने विपक्ष को दिया था ना मौका, और ऐसा मौका दिया था कि आज तक किसी को भी इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला, और सत्तारूढ़ पार्टी को इतना बड़ा दंड किसी को आज तक नहीं मिला जितना जनता ने हमको दिया था 2018 में। तो क्या 5 साल कांग्रेस की सरकार चला पाई क्या? उसको संभाल पाई क्या? चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार के ना। आज कितने अधिकारी और नेता जेल में है भ्रष्टाचार के कारण, है कि नहीं है? तो यही उनको नहीं दिखता है कि यार इनका तो होता है अभी 11 महीने हो गए, 15 महीने हो गए, एक आरोप नहीं लगा पाए हैं, वो 11 साल केंद्र में हो गए, एक ही आरोप नहीं लगा पाए हैं भ्रष्टाचार। तो ये इनको खलता है कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग, ये सारी चीजें। बहुत से मुद्दों पे विभागी से राजीव जी ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, और अपने जीवन से लेके देश विदेश प्रदेश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने शहर के बारे में बहुत सी बातें बताई। राजीव जी, बस छोटे से कुछ प्रश्न और हैं। आपको जैसे नॉर्मली राजनीतिक जीवन में समय मिलता नहीं है,
तो क्या परिवार के साथ छुट्टियां बिताने का या टाइम स्पेंड करने का समय मिलता है? परिवार को मैं भरपूर समय दे रहा हूँ, समय देता ही हूँ।